नमस्कार, आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ना की बुआई अभी चल रही है और बहुत से किसान गेहूं की कटाई करके गन्ना लगाएंगे, जो कि अच्छी उपज की दृष्टि से सही समय नहीं माना जाता है। फिर भी खेत खाली नहीं होने के कारण देर से गन्ना की बुआई करना किसानों की मजबूरी होती है। ऐसे में अगर हमारे किसान कुछ तकनीकी बातों को अमल में लाएं तो देर से बोई गन्ना की फसल से भी अच्छी उपज ले सकते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के डॉक्टर संजय सिंह। गन्ना बुआई का जो उचित समय है वो या तो बसंतकालीन है या शरदकालीन है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान भाई उनकी अपनी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं। इस वजह से वो गेहूं कटाई के बाद जो है गन्ने की बुआई को नहीं छोड़ पा रहा है। तो उन किसानों के लिए जो गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी विधियाँ है जिससे कि वो अधिक से अधिक जो है पैदावार ले सके। तो इसमें किसान भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल उन प्रजातियों को सेलेक्ट करे जो देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। तो देर से बुआई के लिए जैसे कि कोसा 767 है, कोसा 97 264 है, कोपंत 3220 है और आपकी जो है सीओजे 88 है, सीओजे 85 है, कोसा 97 264 है। तो ये प्रजाति है। या देखिए 84 212 प्रजाति भी जो है कोपन 84 212 है, वो भी देर से बुआई के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है। तो किसान भाई इन प्रजातियों को सेलेक्ट करे और इनसे जो है गन्ना बोए। दूसरे जो बात आती है कि जिस खेत से किसान भाई बीज ले वो स्वस्थ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि स्वस्थ बीज हो, और जिस खेत से जब आप बीज उठाए उस बीज को लेने से लगभग जो है 7 दिन पहले उसकी सिंचाई करें, और सिंचाई के समय उसमें लगभग जो है एक बैग यूरिया का प्रति एकड़ जो खड़ा बीज है 1 एकड़ में पूरे में जो है छिटक दे और उसकी सिंचाई कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो गन्ना होगा, गन्ने में जो है पानी की मात्रा भरपूर रहेगी, चीनी का प्रतिशत भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे उसके अंकुरण में मदद मिलेगी, बड़ी तेज़ी से उसका जमाव होगा। तो चूँकि देरी से बुआई, अब गेहूं कटाई के बाद हम देरी से बुआई कर रहे हैं, तो हम लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा जमाव कम होता है, क्योंकि कुछ आंखें सूख जाती है। तो इसलिए हमें एक तो बीज दर भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बीज दर क्या है कि बीज दर भी हमें लगभग जो है 20 से 25% अधिक बीज प्रयोग करना चाहिए। एक और है जैसे फर्टिलाइज़र की बात आती है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय नीचे गुलों में दे दें, ठीक है। और बाकी जो भी नाइट्रोजन है, जो आधा हमारा जो नाइट्रोजन बचा है जिसे हम यूरिया के द्वारा देते हैं, उस नाइट्रोजन को आप गन्ना बुआई के 45 दिन बाद और फिर उसके जो है 75 दिन बाद 2 भागों में जो है, जो आधा नाइट्रोजन बचा हुआ था उसे 2 भागों में 75 दिन तक आप प्रयोग कर लें। इस समय चूँकि अधिक तापमान और नमी बनाए रखनी है, तापमान वैसे बहुत ज़्यादा है, तो आँखों के सड़ने का भय बहुत रहता है। तो आँखों के सड़ने से बचाने के लिए उसको बेवेस्टीन जो कार्बेंडाजिम रसायन आता है, कार्बेंडाजिम रसायन के घोल में अच्छी तरीके से 10 मिनट तक उपचारित करें और तब उसकी जो है बुआई करें। जैसे फ्रो ओपनर गन्ने के लिए, फ्रो को ओपन करने के लिए जो है रीजर यूज किया जाता है, टेक्टरडोन। तो जब लाइनें ओपन करते हैं, जो फ्रो ओपन की जाती है, तो ऐसा ना हो कि वो पूरी दोपहर भर खुली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा होगा कि जो फ्रो ओपन करे वो शाम के समय कर ले, तो कुछ शाम के समय, नहीं तो अगले दिन सुबह को बुआई करके दोपहर तक उसका जो है पाटा लगाकर उसे जो है ढक दे अच्छी तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर जैसे किसान भाई
सूखे की बुआई भी करते हैं। तो सूखे की बुआई भी एक जो है बहुत जो है किसानों के बीच में प्रचलित है और इसमें भी अच्छी सफलता मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को जैसे कुंड ओपन किए हैं और उसमें खेत में नमी नहीं है, तो सूखे खेत में 2 आँख के गन्ने के टुकड़े जो है 2-2 आँख के गन्ने के टुकड़े जो है जो गन्ने के सेट है वो बनाते हैं और उनकी हम बुआई करते हैं। तो 2-2 आँख का गन्ने का टुकड़ा डालते हुए और उसके ऊपर करीबन जो है 2 इंच मिट्टी ढके, 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी ना रखे, 2-2.5 इंच मिट्टी, बस इतनी मिट्टी से ढके, उसे जो है कस्सी या फावड़े से ढके, पाटा ना लगाए और इसके बाद में उसमें तुरंत जो है पानी खोल दें। तो जब पानी लगाए तो पानी लगाने का जो समय होना चाहिए वो शाम का समय होना चाहिए और हल्का हल्का पानी निकाले। ये ध्यान रखें कि पानी कभी भी वो खेतों में ना रुके। अगर खेतों में पानी रुकता है और दोपहर के समय रुका रह गया तो तापमान अधिक होने की वजह से, पानी के गर्म होने की वजह से जितनी भी आँखें सब आँखें खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि हल्का पानी लगाए और शाम के समय लगाए, जिससे कि वो जो है 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है ख़त्म हो जाए खेतों से। तो और ये पानी जो है हर हफ्ते में जो है हफ्ते के बाद जो है 2 या 3 बार पानी लगाए, जिससे जो है नमी मेंटेन रहे और वहाँ का तापमान ना बढ़े। तो इससे जमाव, जब हमारा जमाव कंप्लीट हो जाएगा लगभग जो है 35-40 दिन में, तब उन लाइनों पर अच्छी तरह से मिट्टी ढक दे। देर से बुआई की दशा में SSI तकनीक के बारे में किसानों को आजकल बताया जा रहा है, जिसे किसान अपना भी रहे हैं। इस तकनीक में 1 आँख के गन्ने के टुकड़े को ट्रे या पॉली बैग या खेत के किसी कोने पहले से तैयार किया जाता है और 25 से 35 दिन बाद रुपाई कर दी जाती है। देर की दशा में बुआई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। तो उसके लिए किसान भाई क्या करे कि अलग से ही पॉली बैग में या जो वो आती है कोकोपीट आती है, कोकोपीट को जो है ट्रे में जो है मिक्स ट्रे में डालते हुए या पॉली बैग में डालते हुए उसमें एक एक जो है गन्ना, जो गन्ने की जो आँख होती है, तो एक एक आँख का गन्ना उसमें जो है रखकर अलग से जो है पौधशाला तैयार कर ले। तो गन्ने की जो अलग से ये पौधशाला है, जो नर्सरी है, इस नर्सरी की यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग करें। तो जब वो 1 माह के हो जाए, 1 माह का बहुत अच्छा पौधा चलता है, 1 माह से बाद में यदि करेंगे तो उसमें समस्या आएगी और 1 माह से पहले भी उनको जो है ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। तो गन्ने के बीच में जो है उनको 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए चले जाए और लाइन से लाइन की दूरी जो है 70 सेंटीमीटर रखें। तो और उस पर हल्की मिट्टी, उसे मिट्टी से ढकते हुए अच्छी तरीके से मिट्टी से ढक दें और उसमें साथ के साथ पानी खोल दें, जिससे कि उसमें कभी भी जो है हवा ना निकल जाए और या वो जो है गर्मी के कारण सूख ना जाए। तो ये तरीका अपनाकर किसान भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना गेहूं कटाई के बाद भी समय से ही जो है उनका गन्ना हो जाएगा और वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे अभी यदि किसान भाई कोई अप्रैल के आखिर में गन्ना बोता है तो उसके लिए ऐसा हो गया कि जैसे उसने जो है मार्च के आखिर में गन्ना बोया है। तो 1-1.5 महीने का ये जो है जो टाइम रहता है, इसको हम बचा सकते हैं नर्सरी वाली विधि से। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरह का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों को जो है ग्रीष्मकालीन गन्ने में भी फायदा देखने को मिलेगा। प्रदेश के जो किसान भाई आम के बाग लगाए हैं, उन्हें अपने बागों से अच्छी फलत प्राप्त करने के लिए बाग में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से जरूरी कार्य हैं, इस विषय पर अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय आपके बगीचे में बहुत अच्छी फूल आए हुए हैं और जो धीरे धीरे फलों के रूप में परिवर्तित होने लगे हैं। किसान भाइयों, इस वर्ष आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वृक्ष पर बहुत अधिक संख्या में फूल हैं। इसके फूल जो होते हैं 1000 से लेकर 6000 की संख्या में प्रति गुच्छे के रूप में खिलते हैं, जिनसे लगभग 0.1% फल ही परिपक्वता तक पहुँच पाते हैं। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल
फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। कुछ फल विकसित होने के बाद थोड़ा बढ़ने पर गिर जाते हैं, जिसको प्रथम पिन हैंड ड्रॉप कहते हैं, जो कि परागण की संख्या कम होने के कारण होता है। दूसरा गिराव फलों की बढ़वार की अवस्था में होता है और तीसरा अंतिम गिराव जून में होता है, जो आपके लिए हानिकारक है। फलों को गिरने से बचाने के लिए, उचित वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि जब फल आपके लगने लगे और मटर के आकार के हो जाएं, उसके बाद से तने के पास नियमित सिंचाई करते हुए हमेशा हल्की नमी बनाए रखें, जिससे कि मई का ड्रॉप जो होता है और जून ड्रॉप जो अंत में नुकसानदायक होता है वो नहीं होने पाता है। दूसरा, जब फल आपके मटर के आकार के हो चुके होते हैं उस समय 100 मिलीग्राम नेप्थलीन एस्टिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोलकर फलों पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे भी फलों का गिरना बहुत हद तक कम हो जाता है और फल वृद्धि करते हुए परिपक्वता की तरफ बढ़ जाते हैं। भाइयों, इस समय आप देखेंगे तो कभी कभी बदली का मौसम आ जाता है, तो जो फूल हैं और फल में परिवर्तित होने से पहले उन पर पाउडरी मिल्ड्यू के रूप में सफ़ेद फंगस अटैक कर जाती है। खर्रा या दहिया रोग, ये रोग फरवरी मार्च माह में हवा में अधिक नमी की उपस्थिति में या तापक्रम घटने बढ़ने के फलस्वरूप तेजी से फैलती है। आम के बौर इस बीमारी से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। बौरों के ऊपर सफेद पाउडर के रूप में फफूंद फैल जाती है। संपूर्ण बौर राख के रंग का काला हो जाता है। बाद में या तो फल बिल्कुल नहीं लगते हैं या फल मटर के दाने के बराबर होने से पूर्व ही गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए या बचाव के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि फंगस का प्रभाव नहीं होने पाता। ये तो रही आम के बाग में फल गिरने की समस्या और खर्रा रोग के निदान के बारे में। अब आइए जानते हैं भुनगा कीट और सिंचाई प्रबंधन के बारे में, जिस पर चर्चा कर रहे हैं गोरखपुर के उद्यान निरीक्षक सत्येंद्र सिंह। फरवरी मार्च ये क्रिटिकल महीना है किसानों के लिए। किसान को मार्च के महीने में अपने बाग में जाना चाहिए और इस महीने में अधिकतर देखा जाता है कि भुनगा का प्रकोप ज़्यादा होता है। भुनगा या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। यदि उसके बाग में भुनगा है, अभी मैंने दिखाया कि पत्ती पे भुनगे के कीट छोटे छोटे पड़े हुए थे, तो किसान को यह चाहिए कि जैसे ही दिखाई दे और 10% से ज़्यादा अगर बाग में दिखता है तो उसको निश्चित कर लेना चाहिए कि इस बाग में 2 से 3 दिन के अंदर दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए। दवा बेसिकली मोनोक्रोटोफास 2.5 से 3 ml पर लीटर या फिर कैराथीन 2 ml पर लीटर के हिसाब से अपने बागों में छिड़काव किसानों को कर देना चाहिए। यदि वो छिड़काव कर लेता है तो ठीक 15 दिन के बाद पुनः उस दवा का एक छिड़काव और कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि फूल खिल जाते हैं और छोटे छोटे दाने लगते हैं। ये दाने जैसे ही मटर के दाने के बराबर दिखने लगे आपको, तो किसान को एश्योर कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए कि अब उसको ऐसी कोई दवा डाले जिससे उसके बाग सुरक्षित हो जाए। तो बाग में दवा डालने के पहले एक काम जरूर, जैसे ही मटर के दाने के बराबर उसको फली दिखाई देने लगे अपने बाग में, तो उसको पहला काम सिंचाई बाग का प्रॉपर कर लेना चाहिए। थाला बनाना चाहिए, थाले में सिंचाई कर लेना चाहिए। सिंचाई हर 15 दिन के अंतराल पर जरूर करना चाहिए दाने बनने के बाद। जैसे ही आप सिंचाई करेंगे फल आपका बड़ा होगा, साइज उसका अच्छा होगा, उसमें एक निखार आएगा, सुंदरता आएगी और उसका बढ़वार, उसकी उत्पादन बढ़ जाएगी। थाले के इर्द गिर्द या पेड़ के नीचे के खरपतवार को दूर कर लेना चाहिए। भिंडी काफी लोकप्रिय सब्जी है। बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं।
लेकिन इस फसल पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जो कि फसल की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इन कीटों की रोकथाम उपाय अपनाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय से। भिंडी के विषय में उसमें लगने वाले कीट और व्याधि के विषय में हम बताने जा रहे हैं। इस समय हमारा सीजन बहुत भिंडी लगाने का बहुत से लगा रहे होंगे या बहुत से लग गया होगा। भिंडी आपका लग चुका है तो उसमें लगने वाले कीड़ों में 3 प्रमुख कीट है। एक फ्रूट एंड शूट बोरर जिसको तना एवं फल छेदक कीट कहते हैं, दूसरा का व्हाइट फ्लाई उजली फल मक्खी कहते हैं, तीसरा का है माइट जिसको रेड माइट कहते हैं। ये 3 प्रमुख जो है भिंडी पर लगने वाले ये ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा ही उपज को कमी करते हैं। प्रथम जो है हम लोगों को फ्रूट एंड शूट बोरर का निदान या उसके लक्षण बताएंगे। यह कीड़ा जो है पीले एवं हरे रंग का लार्वा होता है। एडल्ट जो है उजले रंग का कीड़ा होता है। यह अधिकतर जो है यह लार्वा ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये पत्तियों पर अंडा देती है। अंडा 6 से 7 दिन के बीच हैच कर जाता है यानी फूट जाता है। ये डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर पर। यदि आपको कोल्ड टेम्परेचर है तो 4 दिन के ही अंदर में ही वो प्रोलॉन्ग कर जाए, 4 दिन के बाद ही प्रोलॉन्ग करेगा। गर्मी के समय है तो 4 दिन के अंदर ही आपको अंडा हैच कर जाता है। जब अंडा हैच कर जाता है तब वो कीड़ा जो है खोजता है कि हम फीड करने के लिए, तब वो कोमल टहनी या उसके फल लगे हुए हैं या फूल लगा हुआ है तब उस पर आक्रमण करता है। ये यदि तना में है तो वहाँ जो है छेद कर कर वो तना को ही फीड करते रहता है और नीचे की तरफ जाते रहता है। पौधे का बढ़वार रुक जाता है, फलन भी नहीं हो पाता है। तना पर नहीं लग रहा है तो कभी कभी हम देखते हैं कि फल पर ही लग जाता है, तो फल में ही छेद कर देता है और छेद कर कर वो फीड करते रहता है जिससे कि फल जो है मुड़ जाता है। इस तरह से उससे नुकसान जो है ज़्यादा होता है। इसके हम लोग निदान के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में या प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अल्टरनेट 15 या 20 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करेंगे तो इससे हम जो है निदान पा सकते हैं। यदि आप केमिकल का दवा है तो बायोपेस्टिसाइड का भी हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बायोपेस्टिसाइड में है कि आप रिपेलेंट का काम करता है। रिपेलेंट मतलब कि आप कीड़ा नहीं लगा हुआ है और उसके पहले हम छिड़काव करते हैं तो उससे हम लोग को कीड़ा लगने की संभावना कम रहती है। उसके लिए नीम ऑयल या एजाडारेक्टिन केमिकल हो उसको 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करते रहेंगे तो इससे कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं के बराबर होगा। इस तरह से जो है अब दूसरा का कीट आता है मकड़ी। ये रेड माइट जिसको कहते हैं, ये पीले एवं रेडिश कलर का कीड़ा होता है। पौधे के निचली पत्ती पर जो ओल्ड लीफ है उस पर इसका आक्रमण ज़्यादा होता है। पत्ती को सक करता है और पत्ती टेढ़े मेढ़े हो जाती है और वो धूसरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि उसमें आक्रमण हो गया है। उस मकड़ी के नियंत्रण के लिए ओमाइट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हम लोग पा सकते हैं। तीसरा कीट आता है उजली मक्खी या व्हाइट फ्लाई जिसको कहते हैं। अधिकतर जो है जब गर्मी अधिक पड़ने लगता है, जो मार्च में आप पौधे लगाते हैं उसमें व्हाइट फ्लाई का आक्रमण ज़्यादा आता है। वो व्हाइट फ्लाई जो है अधिकतर पहले खरपतवार पर छिपा रहता है या अन्य क्रॉप पर रहता है। जब हमारा क्रॉप सीजन आने लगता है तो उसे इमर्ज करके हमारा मेन क्रॉप पर आ जाता है। वो पत्ती को सक करने लगता है। पत्ती सक करने लगेगा तो वो पत्ती जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और येलोइश करने लगता फंगल येलो मोजाइक वायरस डिजीज फैलाता है जिससे कि हमारा क्रॉप जो है डिटोरिएट करने लगता है, फल फूल कम लगता है और उससे फल बढ़वार जो है रुक जाती है। इसके निदान के लिए है
कि पहला जिसमें लगा हुआ है उसको हम लोग को निकाल कर कहीं दूर ज़मीन में गाड़ दीजिए। उसके बाद थायोमिथोक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से आप दोनों में से कोई एक 15 दिन के या 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करेंगे तो उसे हम लोग निदान पा सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लालपुर गोंडा के अभय नारायण ने। आपने लहसुन की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए किसान भाइयों, अभी आपके खेतों में लहसुन की फसल खड़ी है जो पूरी तरीके से कह सकते हो कि आधी अपनी आयु पार कर चुकी है, जिसके दौरान आप देखते हो डाउनी मिल्ड्यू नामक एक बीमारी आती है जिसमें ऊपर से पत्ते सूख करके और पीला पौधा पड़ जाता है और डाउनी मिल्ड्यू है। उसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब नामक एक दवाई आती है तो मैनकोजेब का आप छिड़काव करके उसका नियंत्रण कर सकते हो। उसी के साथ इसी समय उसमें थ्रिप्स और माइट यानी मकड़ी से पौधा उल्टा घूम जाता है, यानी उसको बोलते हैं कुंकड़े आ गए ऐसा बोलते हैं। और पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ गई, कंप्लीट कर्व कर जाती है तो माइट की पहचान है। जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए आप मकड़ीनाशक दवाई इस्तेमाल आपको करनी है, जैसे डाइकोफॉल है, ओमाइट है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी पौधा की पत्तियां यूं जिगजैग हो जाती है, उसमें थ्रिप्स का अटैक होता है जो रसचूसक कीट है। थ्रिप्स के पहचान के लिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाग पड़ते हैं उसपे, मतलब पत्ती ज्यादा कुकड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है, पर उस पर आपको दाग देखे जा सकते हैं जो मैग्नीफाइंग लेंस से देखे जा सकते हैं। पर आप हल्का मोड़ है तो आप समझते हैं कि थ्रिप्स है। उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या आपका नीम की जो दवाई आती है अजिटाइरेचिटिन नीम पेस्टिसाइड, उसका 4 से 5 ml प्रति टंकी आप छिड़काव करके उसका नियंत्रित कर सकते हो। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।